आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, है ना। और इस एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना। इसके साथ ही साथ अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है या फिर बदलाव कर दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर है, हम लोग तो देख लिए कि इंडिया हमारा लगभग हर एक चीज़ में ठीक है। एग्रीकल्चर के मायने में इंडिया ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि कोई कोई ऐसे हमारे क्रॉप्स हैं जो कि भारत में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो एग्रीकल्चर के मायने में फ़िलहाल इंडिया अभी ठीक ठाक है ना। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है क्या, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल दोनों प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों फील्ड में सुधार किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखिए कितना ही ज़्यादा एग्रीकल्चर भारत का अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी हमेशा उसमें सुधार की ज़रूरत लगा रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। तो एग्रीकल्चर भारत का कितना ही बेहतर क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को इसमें लगातार सुधार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही साथ 60% पॉपुलेशन का जो जीवन है, यानी कि 60% लोगों का जो पूरा जीवन यापन है वो एग्रीकल्चर से ही चल रहा है। सोचो, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों को वो कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने के साथ साथ अपने बाल बच्चे का भी पेट पाल रहे हैं। तो बहुत हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के मायने में हमारा इंडिया ठीक है, लेकिन और इसमें सुधार की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं फिर। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भारत को चलाने के लिए जब पहला गवर्नमेंट हमारा बना कांग्रेस का, जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ कब 1947 में, आज़ाद होने के बाद जब हमारा भारत में सरकार बना कांग्रेस का, तो कांग्रेस का हर एक 5 साल पे इलेक्शन होता है आज भी। तो कांग्रेस का पहला 5 साल का प्लान क्या था? लैंड रिफॉर्म। देखिए हर एक 5 साल पे हमारे भारत में चुनाव होता है और हर एक गवर्नमेंट क्या करता है, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि भाई हमारे पास 5 साल का टाइम पीरियड है, हमको इस 5 साल में क्या क्या कर देना है लोगों के लिए। तो उसी प्रकार से एक प्लान बनाया किसने, एक अपना स्ट्रेटेजी बनाया किसने? कांग्रेस पार्टी ने, कि हमको इस 5 साल के अंदर भारत में क्या क्या कर देना है। तो उन्होंने बहुत सारे लिस्ट बनाए। उनमें से जो हमारा बहुत खास जिसमें मेन फोकस की ज़रूरत थी, जिसमें फोकस किया भी गया, वो कौन था? हमारा लैंड रिफॉर्म था। लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया बेसिकली आपको बताते हैं। पहले ना जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उस समय पे हमारे यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम चलता था। ज़मींदारी सिस्टम मतलब कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसके पास ज़मीन का जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। 300 बीघा, 400 बीघा, 400 बीघा, 500, 600 ऐसे ज़मीन होता था किसी के पास, और किसी के पास 1 बीघा भी नहीं है, आधा कट्ठा भी नहीं है। तो ये हमारा पहले ज़मींदारी सिस्टम था। कब? अंग्रेज़ों के समय में। लेकिन इसको क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से लैंड रिफॉर्म के तहत ख़त्म कर दिया गया। कहा कि देखो भाई तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है, तो तुम्हारे ज़मीन को हम क्या कर लेंगे? ले लेंगे और गरीबियों के बीच में बांट देंगे। तो इस चीज़ को हम लोग किस में डाल देते हैं? लैंड रिफॉर्म में डाल देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहला जो अपना गवर्नमेंट बनाया, तो उसमें से आपका सबसे पहला जो काम उन्होंने किया वो किया लैंड रिफॉर्म के बारे में। यानी कि पहले उन्होंने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जिसके पास ज़मीन नहीं है सबको ज़मीन थोड़ा थोड़ा बांट दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960 एंड 1970s। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने पहले 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ के बारे में सुधार किया? लैंड रिफॉर्म के बारे में किया, है ना। उसके बाद दूसरा किसके ऊपर किया गया रिफॉर्म? एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि खेती बाड़ी के ऊपर भी सुधार किया गया। कब किया गया? 1960 और 1970 में। किस किस रूप में किया गया इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए, द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन वेयर सम ऑफ द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर। यानी कि 1960 1970 इन्हीं दोनों टाइम पीरियड के बीच का हमारा दिया हुआ क्या है?
ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। तो इन्हीं टाइम पीरियड के द्वारा हमारा, यानी कि इन्हीं टाइम पीरियड के बीच में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के तहत हमारा जो है पूरी तरीके से ये 1960 और 1970 में सुधार किया गया था। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, ये तो आपको मालूम चल गया कि 1960 और 1970 में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बेसिकली ये था कि एग्रीकल्चर को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए, उसको सुधारा जाए। तो लाया गया हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली ये था कि हमारे किसानों को नए नए प्रकार के टेक्नोलॉजी दो ताकि वो अपने खेती को अच्छी तरीके से कर पाए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमारे पास क्या आया, HYB सीड्स आया, ट्रैक्टर आया, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स आ गए, केमिकल आ गए, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे। तो ये सारा कुछ था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन में। और वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली था हमारा मिल्क के लिए, यानी कि दूध के लिए। तो दूध का प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जानवरों को अच्छे से अच्छे यानी कि पौष्टिक आहार देने पड़ेंगे, तभी जाके वो अच्छा से अच्छा दूध करेंगे। तो दूध के प्रोडक्शन के लिए और हमारे फसल के प्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से 1960 और 1970 में लाया गया एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, ताकि हमारा जो है पूरी तरीके से एग्रीकल्चर इंप्रूव हो सके। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीजेज वॉज लॉन्च्ड। देखिए, यहाँ तक कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने ना क्रॉप इंश्योरेंस भी निकाल दिया। जैसे हम लोग अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं ना, जैसे हमारा गाड़ी चोरी हो गया या फिर गाड़ी में किसी प्रकार का खराबी आ गया, गाड़ी में आग लग गया, किसी प्रकार से आपका नुकसान पहुंच गया, तो फिर कंपनी उसके ऊपर आपको पैसे देती है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपने फसल लगाया और फसल आपका किसी प्रकार से ख़राब हो गया, जैसे ड्राउट आ गया, यानी कि सुखाड़ी आ गया, पानी का कमी पड़ गया, या फिर बाढ़ आ गया, या फिर साइक्लोन आ गया, बवंडर आ गया, ख़त्म हो गया, आग लग गया, या फिर किसी प्रकार का आपके फसल में बीमारी फैल गया। मतलब ये किसी प्रकार से यदि आपका फसल ख़राब हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके फसल का क्रॉप इंश्योरेंस किया हुआ है। तो आपको जो है जितना आपका नुकसान होगा उतना आपको पैसा गवर्नमेंट दे देगी। तो इस चीज़ को भी लॉन्च किया गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सबका सब क्यों किया जा रहा है, ताकि हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल सके, किसानों को बेनिफिट हो सके। अब ये सारा का सारा बेनिफिट जब किसानों को मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान जो है ज़्यादा मोटिवेशन के साथ प्रोडक्शन करेंगे, अपने एग्रीकल्चर को वो बढ़ावा देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या गया है किसानों के लिए और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, और भी कुछ कदम उठाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वाज इस्टेब्लिश्ड। यानी कि बैंक खोला गया जिसका नाम क्या पड़ा, ग्रामीण बैंक। ग्रामीण मतलब गांव, तो गांवों में एक बैंक खोले गए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये हो गया कि कुछ लोगों का हमारा ग्रुप होगा और यदि उनसे किसी को लोन चाहिए तो वो उसको लोन प्रोवाइड कर देगा। मतलब ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है और उस ग्रुप में कुछ पैसे होते हैं जो कि सब मेंबर के द्वारा जमा किए जाते हैं, और किसी को यदि पैसे चाहिए या फिर किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो वो उससे ले लेता है। उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड बैंक, और अलग अलग प्रकार के बैंक भी हमारे किसानों के लिए खोले गए। क्यों खोले गए? ताकि लोन जो है उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के साथ मिल जाए। और ऑब्वियस सी बात है कि किसान अक्सर लोन क्यों लेता है? किसान अक्सर लोन लेता है ताकि वो अपने फसल को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से वो उगा सके। मतलब मान लीजिए यदि किसी किसान के पास पैसे नहीं हैं तो हो सकता है कि वो बैंक के पास जाएगा और बैंक उसको क्या करेगा, लोन देगा। लेकिन बैंक उसको लोन देगा तो उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट लेगा वो बहुत ही उसका कम इंटरेस्ट लेगा। यानी कि बहुत अच्छा खासा यदि वो पैसा भी लेता है बैंक से तो उसको इंटरेस्ट बहुत ही कम चुकता करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हमारे इंडियन फार्मर को, ताकि वो इनकरेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा खेती को वो परफॉर्म करें, एग्रीकल्चर को वो बढ़ावा दे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बात है क्या? हाँ, और भी कुछ बात है। जैसे और भी बेनिफिट हैं यहाँ पे, जैसे देखिए, और यहाँ पे बात किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम यानी कि PAIS आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। यानी कि ये जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, ये ऐसा कार्ड होता है जिसको दिखा के आप बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं कि देखो भाई हम ये मेरे पास ये कार्ड है, हम किसान हैं, हमको क्या कर दो, लोन दे दो।
और बैंक जो आपको लोन देगी उसके ऊपर वो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेगी। ठीक है। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, यदि किसानों को किसी प्रकार का उसके मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, किसी प्रकार का उसके साथ दुर्घटना हो गया है ना, तो उसका जो इलाज है उसके लिए भी इनको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, तो इसके यानी कि उसके हेल्थ के लिए भी इंश्योरेंस निकाला गया। जैसे आजकल आ गया ना हेल्थ इंश्योरेंस। क्यों हेल्थ इंश्योरेंस? यदि आपका किसी प्रकार का बीमारी होता है तो पूरा का पूरा पैसा वो कंपनी देगी आपको। तो पूरी तरीके से हमारा किसान का जो हेल्थ है वो भी ठीक रह सके, एग्रीकल्चर को अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर पाए, इसके लिए PAIS निकाला गया। ठीक है। आर दिस सम अदर बेनिफिट अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स। तो किसानों को मतलब हर एक प्रकार से फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे, इसके लिए ये सारे के सारे स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। आगे उसके बाद और भी कुछ किया गया, जैसे देखिए स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स वी आर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। तो आप रेडियो में कभी कभी सुनते होंगे या फिर आप टेलीविजन में भी देखते होंगे कि किसानों के लिए ही खास करके एक अलग चैनल बना देता है ना, अलग प्रोग्राम चला देता है। उसमें जो है किस प्रकार का फसल इस्तेमाल करना चाहिए किसानों को किस प्रकार इसका फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार से उसको खेती करना चाहिए, यानी कि खेती से जुड़ा सारा काम उसको बताता है, जिससे उसका प्रोडक्शन अच्छा से अच्छा हो सके। तो उसके लिए अलग रेडियो चैनल बना दिया गया है, टेलीविज़न बना दिया गया है, उसमें पूरी तरीके से किसानों से रिलेटेड ही कामों को वहाँ पे बताया जाता है ना, जैसे खेती कैसे करना है, फसल कैसे काटना है, कैसे लगाना है, सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर ऑल्सो द गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द फार्मर्स। मतलब कि MSP का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या कर देगी, आपके फसल का एक प्राइस तय कर देगी कि हम आपके फसल को इतने रुपये में खरीद लेंगे। और वो MSP इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसानों को भी फायदा पहुंच जाए और गवर्नमेंट को भी फायदा पहुंच जाए। मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी रेट में जो है गवर्नमेंट उसके फसल को खरीद लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट MSP इस प्रकार से डिसाइड करती है कि हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे उसके फसल का। ठीक है। वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि हर एक संभव प्रयास गवर्नमेंट करती है जिससे हमारे किसान को फ़ायदा पहुँच सके, और किसानों को फ़ायदा पहुँचेगा तो इसका ऑब्वियस बात है कि हमारे किसान इनकरेज होंगे तो वो फसल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चरल सिस्टम हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। चलिए यही चीज़ हमारा यहाँ पे था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्लास में हम लोग बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।